हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इटर्नल एजुकेशन। मैं आदर्श आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और डेली की तरह आज भी हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं। ये सीरीज़ होगी इंडियन ज्योग्राफी की, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। आपने सबरीमाला मंदिर के बारे में बहुत बार सुना होगा। इसका सही जवाब है केरल। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में हम लोग जानते हैं कुछ। सबरीमाला केरल के पेरियार पेरियार वहाँ की एक नदी है और वहाँ का एक टाइगर रिजर्व भी है, में स्थित एक प्रसिद्ध कौन से मंदिर है? हिंदू मंदिर है। ठीक, और यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा यहाँ पर होता है। लगभग 2 करोड़ लोग हर वर्ष आते हैं वहाँ पर। ठीक, आज का दूसरा क्वेश्चन। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में कुछ जानते हैं। जो गुरु शिखर चोटी है वो राजस्थान की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? अरावली पर्वतमाला उसकी उच्चतम बिंदु है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी है? 700 अरे 1722 मीटर की ऊंचाई है। और माउंट आबू से 15 किलोमीटर के दूर पर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ साथ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आज का तीसरा क्वेश्चन। नर्मदा तापी नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा और तापी नदी के मध्य स्थित है अरावली पहाड़ियाँ, सतपुरा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या विंध्य पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब है सतपुरा पहाड़ियाँ। जैसे ये सतपुरा पहाड़ियाँ हैं, इनकी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सतपुरा पहाड़ी है। ठीक, इधर से भ्रंश घाटी, इस तरीके से नर्मदा तापी नदी ऐसे बहती हैं। यहाँ पे 3 मेन पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ी का नाम है राजपीपला, महादेव और मैकॉल। ठीक है, जब हम इसके बारे में डीप से पढ़ेंगे इस ज्योग्राफी को, तो और अच्छे से इसको मैप को दिखा के और ये कहाँ पर हैं, एग्जैक्ट कहाँ पर हैं और कैसे हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट में कुछ जान लेते हैं। सतपुड़ा जो है वो भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदी के दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव और मैकाल की श्रेणी के रूप में पूरब से पश्चिम, देखिए पूरब से पश्चिम यह इनका विस्तार है। ठीक है, पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। और जो इसकी सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़। और ये कितनी है? 1350 मीटर, जो कि कहाँ पर है? महादेव पर्वत पर है। ठीक, और सतपुड़ा रेंज के जो मैकाल पर्वत है, जो मैकाल पर्वत है, उसी पर अमरकंटक पठार है, जहाँ से कौन सी 2 नदियाँ निकलती हैं, कोई बता सकते हैं? नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे डिटेलिंग से पढ़ना, उसमें हम लोग ये चीज़ पूरी पढ़ेंगे। आज का चौथा क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? देखिए, हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत सबसे ऊंचाई छोटी, सबसे छोटी चोटी वाला पढ़ते हैं, लेकिन ये है अंडमान और निकोबार। सैडल पीक, माउंट थिलर, माउंट दियोवाला, एक में है माउंट कोयल। तो इसका सही जवाब है सैडल पीक। कोई इसकी ऊंचाई मुझे बता सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई बताओ, कोई बता सकता है? लगभग लगभग 732 मीटर है ऊंचाई इसकी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में है। और अंडमान निकोबार में कितने 300 छोटे मोटे बड़े द्वीप का समूह है, और कुछ द्वीपों पर इसमें आबादी भी। ठीक है, आज का 5वां क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी
एक राज्य में फैली हुई है? ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में फैली है, दूसरा राज्य में नहीं है? बता सकता है? तो इसका आंसर है अजंता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तापी, लूणी या लूनी, इसको लूनी भी कहते हैं, इसको लूनी भी कहते हैं नदी, नर्मदा, तुंगभद्र। क्या होता है इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में नहीं, पहले तो इसका आंसर जान जाते हैं। इसका आंसर है नर्मदा नदी। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में जानते हैं कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह जो प्रपात है, वो भेड़ा घाट क्षेत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थान है और यहाँ नर्मदा की जो धारा है वो 50 फीट ऊपर से गिरती है, जिस कारण वो जल होता है वो धुएं के समान उड़ने लगता है और इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। ठीक है। आज का 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? पथ परिवर्तन मतलब जो अपना रास्ता बदल, जैसे ऐसे चल रही है और ये इसका एक डेफिनेट रास्ता है, वो बदल के अब ऐसे चलने लगे, या फिर इधर से जाती है तो वो घूम के इधर से जाने लगे। तो सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। मैं होप करता हूँ कि इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इसको एक हिंट मैं आपको देता हूँ, इसको बिहार का शोक के भी नाम से जानते हैं, बिहार का शोक इस नदी को। इसका सही जवाब है कोसी नदी। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में जानते हैं। उपरोक्त में से सबसे अधिक जो पथ परिवर्तन है वो कोसी नदी है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार के भीमनगर एक जिला वहाँ से घुसती है, भीमनगर के रास्ते भारत में दाखिल होती है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है और यह नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। आज का 8वां क्वेश्चन, भारत में वर्षा का औसत है, भारत का वर्षा का औसत है कितना? 98 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है 118 सेंटीमीटर। कई जगह इसको 119 सेंटीमीटर भी आप पाएंगे, मतलब 118 या 119 सेंटीमीटर। ठीक है। आज का 10वां क्वेश्चन, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? दक्षिणी पश्चिमी पवन द्वारा, दक्षिणी पूर्वी पवन द्वारा, उत्तरी पूर्वी पवन द्वारा या उत्तरी पश्चिमी पवन द्वारा? जैसे ये हमारा भारत है, मैप पे मत जाइएगा, मैप भी मैं बनाता हूँ ऐसे ही। ये हमारा क्या हो जाता है? उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। अब देखिए, बोला है दक्षिणी पश्चिम पवन द्वारा, तो दक्षिणी पश्चिमी पवन द्वारा मतलब ये पवन, दक्षिणी पूर्वी द्वारा मतलब दक्षिणी पूर्वी द्वारा ऐसे, उत्तरी पूर्वी द्वारा, उत्तरी और पूर्वी द्वारा, उत्तरी पूर्वी मतलब ये वाला समथिंग, ये उत्तरी पूर्वी जो जैसे जाता है, और उत्तरी पश्चिमी द्वारा, उत्तरी पश्चिमी मतलब ये। तो आप ही बताइए इसमें से किससे होता है? उसमें से जो हवा होती है वो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी हवाएं नीचे से आती हैं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं नीचे से आती हैं और दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक यहाँ चली जाती है दक्षिणी पश्चिमी में और ये चली जाती है उत्तरी पूर्वी में। ठीक, ये उत्तरी पूर्वी ऊपर से जाके यहाँ से ये इधर के उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में होते हुए इधर उत्तर प्रदेश में बारिश कराती है, और जो दक्षिणी पश्चिमी होती है वो इधर के एरियो में ये पूरा बारिश कराती है। ठीक, समझ में आ गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी पवन द्वारा। आज का 10वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार
भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? कोई बता सकता है? इसका सही जवाब है 382। ठीक। एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं, 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और एक और हम सबसे ज़्यादा जानते हैं कि यदि हम स्टेट वाइज बात करेंगे तो जो बिहार है, बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक। मतलब आप समझिए क्या कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर का समझिए, मतलब 1 किलोमीटर ऐसे, तो 1 किलोमीटर की इस तरह की बात वो पूरी कर रहा है। ठीक है। इतने 1 किलोमीटर के पूरे रेंज में, 1 किलोमीटर के रेंज में, इस रेंज में कितने लोग हैं? 1106 लोग। यदि पूरी भारत की बात करेंगे तो 382। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अच्छा, अभी तक पहले भारत का पूछा, फिर बिहार का पूछा, अब पूछ रहा है कि राज्यों में भारत का सबसे कम जनगणना घनत्व किस राज्य वाला है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। इसका जितना कितना है? 17 व्यक्ति है, मात्र 17। ठीक। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। 2000 आज का 12वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कोई बता सकता है? उत्तर प्रदेश का कितना है? इसका सही जवाब है 829। ठीक। एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में कुछ जानते हैं। वर्ष 2011 का अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व है 829 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी मीटर नहीं। और वर्ष 2001 में कितना था? 690। मतलब सोचिए कितना ये बढ़ गया है। ठीक है। आज का 13वां क्वेश्चन, गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र के मोतीपुरा खान, 2 बार ये लिख गया है, कोई बात नहीं। मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र के मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? लाल संगमरमर, काला संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब है, वहाँ से कौन सा निकाला जाता है? सफ़ेद संगमरमर। ठीक है। आज का 14वां क्वेश्चन, पन्ना मध्य प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इन निम्न में से खदान के लिए, मतलब किस खदान के लिए ये प्रसिद्ध है? को बता सकता है? सोना, चांदी, हीरा, लोहा। आप फिर पन्ना बहुत बार सुने होंगे। पन्ना जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है हीरा। किसके लिए प्रसिद्ध है वो? हीरा के लिए। पन्ना अपने हीरो के खान के लिए प्रसिद्ध है। आज का 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोना की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो हमारे देश में जो सोना का सर्वाधिक मात्रा में, आप एक मूवी देखे होंगे KGF, इस फिल्म का फुल नेम था कोलार गोल्ड फील्ड। और ये कहाँ पाया जाता है? ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्नाटक। समझे? कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में वर्तमान बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर ये स्थित है कोलार गोल्ड फील्ड, जिसे हम लोग क्या कहते थे? KGF। बहुत फेमस फिल्म थी। भारत का प्राचीनतम स्वर्ण भंडार है। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत में किस राज्य में विश्व का, देखिए हमें विश्व स्तर का ऐसा चीज़ है जो विश्व स्तर का सबसे बड़ा थोरियम भंडार पाया जाता है। भारत में यही चीज़ मतलब है जो सबसे खनिजों में कि जो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, असम में।
इसका सही जवाब है केरल में। केरल में थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आज का 17वां क्वेश्चन, झारखंड में कोयले की खान स्थित है, कहाँ है? झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में या लोहरदगा में? तो यदि कोयले की खान की बात करें तो वो कहाँ पर है? उसका आंसर झरिया में। ठीक, झरिया में है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कि झरिया कहाँ पे है ओरिजिनलिटी में। झरिया है धनबाद में। झरिया अपनी समृद्ध कोयला संसाधनों के लिए क्या है? वो प्रसिद्ध है। झरिया के कोयला से कोक बनाने में के लिए प्रयोग किया जाता है। झरिया के कोयला से कोक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। झरिया जो है वो धनबाद शहर और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धनबाद शहर का एक भाग के रूप में यह माना जा सकता है। झरिया झारखंड राज्य में 15 में से सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, आज का 18वां क्वेश्चन, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र या महल? इसका सही जवाब है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी परियोजना एक ऐसी पहली परियोजना थी जहां कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों में विद्युत उत्पन्न की जाती है। देखिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप इसको याद कर सकते हैं। आज का 19वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किस मामलों में सर्वाधिक सफल रही थी? मतलब मामला मतलब कि कहने का मतलब यह है कि किन चीज़ों की ग्रोथ में सफल रही थी, किन चीज़ों की उत्पादन वो बढ़ा पाई थी हरित क्रांति की वजह से? गेहूं, चावल, ज्वार, तिलहन, गेहूं, आलू या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है गेहूं और चावल। ठीक, 1940 हरित क्रांति जो है सन 1940 और 1960 के मध्य में कृषि क्षेत्र में शोध, विकास, तकनीकी परिवर्तन एवं अन्य कदम श्रृंखला के संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि मिली थी। वहाँ पे शोध किए गए, विकास किए गए, जो तकनीक में परिवर्तन किया गया और अन्य कदम उठाए गए इसके श्रृंखला में, तो उसमें हरित क्रांति की वजह से ये हमें ग्रोथ मिला। ठीक, आज का आखिरी क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में, धान्य भंडार मतलब धन जहाँ पर खाने का, जिसको अन्न भंडार भी कहा जाता है, अन्न भंडार के जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़? तो इसका सही जवाब है पंजाब। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में जानते हैं। पंजाब एक क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ गेहूं की सबसे अधिक बुआई की जाती है। अन्य फसलों जैसे चावल, कपास, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना, फल आदि शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों में कपड़ा और आटा शामिल है इसमें। ठीक, गेहूं होता है इसलिए आटा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होता है। और ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, पृथ्वी का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन? पंजाब। ठीक है, और हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हों। और ये हमारी ज्योग्राफी की लास्ट सीरीज़ थी। अब एग्ज़ाम पास आ चुका है आप लोग का। आप लोग एग्ज़ाम टाइम पे आप फोकस करें, रिवीजन जितना ज़्यादा मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं रिवीजन करके जाएं और बढ़िया से आप पेपर दें। पेट एग्ज़ाम के बाद हम आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आ रहे हैं, और ये सरप्राइज़ ये है कि हम ज्योग्राफी की डिटेल क्लास एक लेके आएंगे, जो कि मैप की मदद से हम आपको पढ़ाएंगे, और थ्रू मैप की मदद से ईज़िली ज्योग्राफी को याद किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सीरीज़ में। तब तक के लिए होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।